आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक वर्ष के परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यह वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, और अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। और आज का जो यह वाला वीडियो है इस चैप्टर का बेसिक क्लास है। जो सबसे पहला क्लास है यह बेसिक क्लास है, और यदि आप लोग बेसिक क्लास अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर यह पूरा चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। इसलिए आज का जो यह वाला वीडियो है इसे आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। आप लोग तत्वों के बारे में जानते हैं, अभी तक आप लोग पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि कुल 118 तत्व हैं। 118 तत्व के बारे में आपको जानकारी है। पहले 114 था, लेकिन 114 से बढ़ करके अब 118 हो गया है। और इस 118 में से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या धातुओं की है, उसके बाद थोड़ा सा संख्या अधातु की है, और उसके बाद थोड़ी सी संख्या उपधातु की भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा धातुओं की और सबसे कम उपधातुओं की आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 118 तत्व के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे एक स्टूडेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे जो कि 118 तत्व का नाम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में ही बता देते थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उनका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्या है, उसके बाद जानेंगे कि अधातु क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि उपधातु क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले धातु का परिभाषा सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि धातु क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, और उनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण भी पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि आघात वर्ध मतलब क्या होता है और तन्य मतलब क्या होता है। तो चलिए हम आपको आघात वर्ध और तन्य कहने का मतलब समझाते हैं। ऐसे तो जब हम आपको भौतिक गुण पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहां पर शब्द आ गया है आघात वर्ध और तन्य, तो इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक शब्द को हम विस्तार से समझाएंगे। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाए, आपको न समझ में आए। तो आप लोग आघात वर्ध मतलब नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई धातु है, जैसे मान लिया जाए कि लोहा है, लोहा को आप लोग गर्म करके उस पर जब हथौड़ा चलाते हैं तो देखते हैं वह फैल जाता है, उसका चदरा बन जाता है। तो यदि कोई धातु को पीटने पर उसका चदरा बन जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आघात वर्ध धातु है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई धातु को पीटेंगे और वह फैल जाए, उसका चदरा बन जाए, तो उसे हम लोग आघात वर्ध बोलते हैं। और तन्य कहने का मतलब होता है कि कोई धातु को खींच करके बहुत लंबा तार बनाया जा सके। जैसे सोना के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो यदि कोई धातु से लंबा तार खींचा जा सकता है तो उसे बोलते हैं कि यह तन्य धातु है, यानी कि इसमें तन्यता का गुण है। तो उम्मीद करते हैं कि आघात वर्ध और तन्य कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आघात वर्ध कहने का मतलब कि जिसे पीट करके चौड़ा पत्थर बनाया जा सके, और तन्य कहने का मतलब कि जिससे लंबा तार खींचा जा सके। तो धातु का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, या फिर उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, और आघात वर्ध और तन्य होते हैं, इसे हम लोग धातु बोलते हैं। यह हमेशा लघु उत्तरीय में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो धातु कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। धातु के भौतिक गुण के बारे में हमेशा दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय में इस प्रकार से प्रश्न रहेगा कि धातु किसे कहते हैं,
और धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। तो यदि दोनों एक साथ पूछ दिया जाए तो हमेशा 5 नंबर का पूछेगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे भौतिक गुण हैं, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला होता है कि यह चमकीला होता है, यानी कि धातुओं में चमक होती है। हम लोग लिखेंगे कि धातुओं में प्रायः चमक पाई जाती है, जैसे Al, Zn, Mg, Ag का रंग सफेद होता है। Al कहने का मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, एल्युमिनियम कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। तो Zn के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह भी उजला होता है। मैग्नीशियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह भी उजला होता है। और Ag कहने का मतलब चांदी होता है, सिल्वर। तो सिल्वर के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि सिल्वर कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, यानी कि चमकीला होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला कि जिसमें चमक पाई जाती है वह धातुओं का पहला भौतिक गुण होता है। यानी कि धातु का पहला भौतिक गुण क्या है? कि धातुओं में चमक पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दिए, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर का रंग सफेद होता है। वहीं यदि सोना की बात किया जाए, सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। संकेत हम आपको सबसे पहले नंबर चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री का सबसे पहला नंबर चैप्टर। आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सोना का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो कह रहा है कि सोना का रंग पीला होता है। यदि हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर का रंग लाल भूरा होता है। तो धातुओं के पहले भौतिक गुण के बारे में आप लोग समझ गए कि धातुएं प्रायः चमकीला होता है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर और सोना, उसके बाद कॉपर। आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल को ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला भौतिक गुण तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग दूसरे भौतिक गुण पर चलते हैं। तो धातुओं का जो दूसरा भौतिक गुण है कठोरता, यानी कि धातुएं प्रायः कठोर होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी धातु होती है प्रायः कठोर होती है। जैसे एल्युमिनियम को ही ले लीजिए, लोहा को ही ले लीजिए, चांदी को ही ले लीजिए, जितने सारे भी धातु हैं वह सब के सब कठोर होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो धातुओं का दूसरा भौतिक गुण क्या हो गया? कि धातुएं प्रायः कठोर होती है। उसके बाद तीसरा आघातवर्ध। आघातवर्ध कहने का मतलब अभी हम आपको बताए, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आघातवर्ध का अर्थ होता है कि धातुओं को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी धातुएं होते हैं उन्हें पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है, क्योंकि धातुएं आघातवर्ध होती है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अगर आप लोग एल्युमिनियम का कोई भी एक तार ले लीजिए, उस पर यदि आप लोग हथौड़ी से मारिएगा तो उसका पतला चादर बन जाएगा, यानी कि वह फैल जाएगा। इसका मतलब कि वह धातु है, क्योंकि यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि धातुओं को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। उसके बाद चौथा है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता कहने का मतलब कि उसे खींच करके लंबा तार बनाया जा सके। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि धातुओं में उपस्थित वैसा गुण, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तन्यता कहने का मतलब धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींच करके तार बनाया जा सके। जैसे आप लोग 1 ग्राम सोना को यदि खींचिएगा तो मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, यानी कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से चांदी को भी खींचेंगे तो तार बनेगा, प्लेटिनम को भी खींचेंगे तो तार बनेगा, तांबा को भी खींचेंगे तो तार बनेगा। लेकिन अपवाद में बिस्मत होता है, बिस्मत को खींचेंगे तो तार नहीं बनेगा। और उसी प्रकार से दूसरा जो यहाँ पर आपको बता रहे थे आघातवर्ध, यानी कि धातुओं को पीट करके चौड़ा पत्थर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे पारा के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो पारा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा को पीट करके तो चदरा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपवाद भी कुछ होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हम आपको भौतिक गुण बता दिए। सबसे पहला बताए कि धातुओं में चमक पाई जाती है। दूसरा बताए कि धातुएं प्रायः कठोर होती है। उसके बाद बताए कि धातुओं में आघातवर्धता का गुण होता है। उसके बाद चौथा बताए कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसे खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके बाद 5वां गुण होता है उष्मीय चालकता। ध्यान रखिएगा, धातुओं का 5वां भौतिक गुण है
उष्मीय चालकता। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि धातुएं प्रायः उष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। यहाँ पर जो 5वां गुण है भौतिक गुण, उसमें कह रहा है कि धातुएं प्रायः उष्मा के चालक होते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी और तांबा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। लेड एवं पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उष्मा का चालक कौन से धातुओं में पाया जाता है, तो चांदी और तांबा में। आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे कम उष्मा की चालकता कौन से धातु में होता है, तो लेड एवं पारा में। लेड कहने का मतलब शीशा होता है, और पारा कहने का मतलब आप लोग जानते हैं जिससे बुखार नापा जाता है, यानी कि जो थर्मामीटर में पारा होता है उसी के बारे में बात हो रहा है। तो लेड एवं पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं, लेकिन चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो 5 भौतिक गुण के बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद छठा भौतिक गुण है विद्युत चालकता, यानी कि जो धातुएं होते हैं वह विद्युत का भी चालक होते हैं, यानी कि धातुओं से आर पार हो सकती है विद्युत। ध्यान रखिएगा, धातुओं से विद्युत आर पार किया जा सकता है। जैसे आप लोग लोहा के बारे में ही जानते हैं, चांदी के बारे में जानते हैं, तांबा के बारे में जानते हैं, एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं। यदि उसको लाइन के साथ जोड़िएगा तो दूसरी तरफ लाइन आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो तार भी बनता है वह तांबा और एल्युमिनियम का बनता है। इसका मतलब है कि जो धातु है वह विद्युत का चालक है। तो कह रहा है कि धातुएं प्रायः विद्युत के चालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं। तांबा तो दूर गया, यहाँ पर चांदी जो है वह सबसे अच्छा चालक होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है, तो आपको बताना है चांदी। आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन लेड और पारा सबसे कम चालक होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग उष्मीय चालकता में ऊपर देख रहे थे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। उष्मीय चालकता में आप लोग देखें कि चांदी और तांबा उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो विद्युत चालकता में भी यही होगा कि चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं विद्युत का। लेकिन उष्मीय चालकता में आप लोग देखें कि लेड एवं पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं, तो सेम टू सेम विद्युत चालकता में भी यही हो जाएगा कि लेड और पारा सबसे कम चालक होते हैं। तो उष्मीय चालकता और विद्युत चालकता दोनों लगभग सेम ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब 7वां जो भौतिक गुण है वह है ध्वनिक, यानी कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसे आप लोग लोहा के किसी चदरा पर हथौड़ी से मारिएगा, डंडा से मारिएगा, तो उसमें तो ध्वनि आएगा, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा। तो जो भी पदार्थ को हम लोग पीट रहे हैं और उसके कठोर सतह से टकराने के बाद यदि ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह धातु है। अब आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि सर लकड़ी पर भी मारते हैं तो लकड़ी से भी आवाज निकलता है, लेकिन उससे विशेष प्रकार का आवाज नहीं निकलता है। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए, कह रहा है कि यह धातु का वैसा गुण है जिसमें धातुएं जब कठोर सतह से टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। अब ध्वनि क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी के कारण उसमें से ध्वनिक गुण उत्पन्न होता है, यानी कि धातुओं में से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्वनि के बारे में भी समझ गए होंगे कि धातुओं में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण धातुओं को पीटने पर, यानी कि धातुओं के कठोर सतह से जब कोई भी पदार्थ टकराता है, कोई भी चीज को हम उससे टकराते हैं, तो धातुओं में से ध्वनि निकलता है। और जब ध्वनि निकल रहा है इसका मतलब कि वह धातु है, क्योंकि वह धातु का भौतिक गुण को पालन कर रहा है। तो अब आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि ध्वनि क्यों निकलता है, तो क्योंकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि धातुओं में से ध्वनि क्यों निकलता है, तो आप लोगों को बताना है कि चूंकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण धातुओं में ध्वनिक गुण पाए जाते हैं, यानी कि धातुओं से ध्वनि निकलता है। तो 7 प्रकार के भौतिक गुण आप लोग समझ गए। 8वां भौतिक गुण है गलनांक। आप लोग ध्यान रखिएगा, धातुओं के गलनांक प्रायः उच्च होते हैं, यानी कि धातुओं को गलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे लिथियम और सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पोटेशियम का गलनांक 64 डिग्री सेल्सियस है, गैलियम का गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस है, सीजियम का गलनांक 28 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई भी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गर्म करने पर वह पिघल रहा है, बहुत ज्यादा
गर्म करने पर वह गल रहा है तो इसका मतलब कि वह धातु है, क्योंकि धातुओं का भौतिक गुण कहता है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। तो 8 प्रकार के भौतिक गुण के बारे में आप लोग समझ लिए। चलिए यहां पर नीचे एक पॉइंट लिखा गया है कि सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने मात्र से ही पिघल जाता है। हम आपको शुरू में ही बता दिए कि सब चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, सब चीज में, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें कि अपवाद न हो। तो यहां पर हम आपको धातु के गुण के बारे में बता रहे हैं कि धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि धातुओं को गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन अपवाद में सीजियम और गैलियम है, यानी कि सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिनको सिर्फ हम अपने हथेली पर रखेंगे तो वह गलना शुरू हो जाता है, यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। तो सीजियम और गैलियम दो अपवाद में आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला हम आपको बताए थे कि धातुएं चमकीला होते हैं, दूसरा बताए कि धातुएं कठोर होते हैं, उसके बाद तीसरा बताए कि धातुएं आघातवर्ध होते हैं, उसके बाद चौथा बताए कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके बाद पांचवा बताए कि धातुएं उष्मीय चालकता को पालन करते हैं, यानी कि धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। उसके बाद छठा बताए कि धातु विद्युत के भी चालक होते हैं। उसके बाद सातवां बताए कि धातुओं से ध्वनि निकलता है, और ध्वनि क्यों निकलता है तो क्योंकि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद आठवां बताए कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है धातुओं को गलने के लिए। लेकिन अपवाद में सीजियम और गैलियम के बारे में भी हम आपको बता दिए कि सीजियम और गैलियम एक ऐसा धातु है जिसे सिर्फ यदि हथेली पर रख दें, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में ही यह पिघलने लग जाता है। कौन? सीजियम और गैलियम। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। जो भी प्रश्न हम आपको बताए धातु किसे कहते हैं और धातु के भौतिक गुण कौन कौन होते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अधातु किसे कहते हैं, क्योंकि धातु के बारे में तो हम आपको बता दिए, अब समझने का बारी है कि अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु का सबसे पहले आप लोग परिभाषा ध्यान रखिएगा कि वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं, यानी कि वैसे तत्व जो विद्युत का भी सुचालक नहीं होते हैं और न ही उष्मा के भी सुचालक होते हैं। साथ ही अधातु में आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है, यानी कि सीधे धातु का उल्टा अधातु हो जाएगा। धातु में हम आपको बताए थे कि धातु वैसे तत्व को बोलते हैं जो विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अधातु में क्या हो जाएगा कि अधातु वैसे तत्व को बोलते हैं जो विद्युत तथा उष्मा का चालक नहीं होते हैं। उसके बाद धातु में हम आपको बताए थे कि धातु आघातवर्ध और तन्य होते हैं, लेकिन अधातु में हो जाएगा कि अधातु आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, भंगुर। भंगुर कहने का मतलब आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट में बताएंगे कि भंगुर कहने का अर्थ क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आघातवर्ध कहने का मतलब हम आपको बताए कि आघातवर्ध कहने का मतलब होता है कि यदि हम लोग हथौड़ा से पीटेंगे तो उसका पतला चादर बन जाएगा। उसके बाद हम आपको तन्य कहने का मतलब बताए कि इसे खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है। लेकिन भंगुर कहने का मतलब होता है कि यदि हम लोग हथौड़ा से पीटेंगे तो वह फैलेगा नहीं बल्कि सीधे टूट जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग हथौड़ा से पीटेंगे तो वह सीधे टूट जाएगा, और ऐसे पदार्थ को हम लोग भंगुर पदार्थ बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग ध्यान से समझिए, कार्बन, कार्बन को हम लोग खींच करके लंबा तार नहीं बना सकते हैं, कार्बन का पत्थर नहीं बना सकते हैं, लेकिन कार्बन भंगुर होता है, यानी कि कार्बन पर जैसे ही चोट पहुंचाएंगे यह टूट जाएगा। उसके बाद सल्फर हो गया, उसके बाद ब्रोमीन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अधातु का उदाहरण है। तो ध्यान से आप लोग सारे उदाहरण को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जब भी परिभाषा पूछा जाता है तो परिभाषा के साथ उदाहरण भी आपको जरूर बताना है। तो अधातु के बारे में आप लोग समझ गए कि वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं, साथ ही आघातवर्ध एवं तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, इसे ही हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन
कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे जो हम आपको बताने वाले हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी पॉइंट यहां पर हम आपको बताएंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ज्ञात 114 तत्वों में 22 अधातु हैं, लेकिन अब यहां पर 118 हो गया है, 118 कर लीजिएगा। पहले 109 तत्व था, उसके बाद बढ़ करके 114 हुआ और उसके बाद बढ़ करके 118 तत्व हो गया। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर पूछा जाता है आपसे कि तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको 118 बताना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नंबर चैप्टर में शायद हम आपको 114 बता दिए थे, लेकिन वहां पर भी सुधार करके आप लोग 118 जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, कह रहा है कि ज्ञात 118 तत्वों में 22 अधातु हैं, जिसमें 10 ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, 1 द्रव अवस्था में पाए जाते हैं एवं 11 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ ठोस अधातु का उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ठोस अधातु का उदाहरण कार्बन हो जाएगा, गंधक हो जाएगा जिसको सल्फर भी बोलते हैं, उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा, उसके बाद आयोडीन हो जाएगा। तो यहां पर कुछ ठोसीय अधातु का उदाहरण भी हम आपको बता दिए। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछ देगा कि इसमें से ठोस धातु कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, हीलियम दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, इस प्रकार से आपको आयोडीन दे देगा। तो आपको वहां पर चुनना पड़ेगा कि इसमें से ठोसीय अधातु कौन सा है। तो यहां पर जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि कुछ ठोस अधातु का उदाहरण कार्बन, गंधक, फास्फोरस और आयोडीन। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि द्रव अधातु कौन सा है। तो द्रव अधातु ब्रोमीन है, क्योंकि यह वाला प्रश्न जो है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको बताना है ब्रोमीन। लेकिन यदि धातु के बारे में पूछते कि एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो उसमें आपको पारा बताना है। ध्यान रखिएगा, धातु में पारा बताना है, लेकिन अधातु में ब्रोमीन बताना है। यहां से प्रश्न पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम। ध्यान रखिएगा, कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसका नाम भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद आर्गन। तो यह जितने सारे भी अधातु हैं, सभी के सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कार्बन के 2 अवरूप होते हैं, जिसमें हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और दूसरा ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ होता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर आपको ध्यान रखना है कि हीरा होता है, और सबसे मुलायम यदि पूछ दिया जाए तो ग्रेफाइट होता है। सबसे कठोर हीरा और सबसे ज्यादा मुलायम ग्रेफाइट। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो धातु और अधातु के बारे में तो आप लोग समझ लिए। अब चलिए अगला बताते हैं उपधातु के बारे में, क्योंकि शुरू में ही हम आपको बताए कि जो 118 तत्व हैं उसमें कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल हम आपको पढ़ाते चलेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उपधातु का परिभाषा हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि वैसे तत्व जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में हो उसे उपधातु कहते हैं। यानी कि धातु का गुण भी हो और अधातु का गुण भी हो। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कुछ गुण धातु का भी आ रहा है, कुछ गुण अधातु का भी आ रहा है, तो यदि धातु और अधातु दोनों के बीच वाला पदार्थ हो उसे ही हम लोग उपधातु कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उपधातु कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान रखिएगा, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया, टेलुरियम हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उपधातु क्या है और उपधातु के 5 उदाहरण बताइए, हमेशा लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कि वैसे तत्व जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में हो उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग धातु के बारे में, अधातु के बारे में और उपधातु के बारे में अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि अभी तक हम आपको धातु के बारे में बता दिए, अधातु के बारे में बता दिए और उपधातु के बारे में बता दिए। तो अधातु, धातु और उपधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अब आप लोग सोचिएगा मत कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लास्ट में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और यदि जानते हैं तो इसका उत्तर भी नीचे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहला कह रहा है कि आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी, जिसको पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, तो आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर। उसके बाद कह रहा है कि उन तत्वों का सामान्य नाम क्या है जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों को गुणों को दर्शाते हैं। तो अभी हम आपको बताए कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि धातु में पारा होता है लेकिन अधातु में ब्रोमीन होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यह जितने सारे भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिए और समझ लीजिए। कह रहा है कि वैसे धातु का नाम बताएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका जवाब लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला है कि वैसे धातु जो उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो वैसे धातु जो उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं कौन सा धातु है, तो चांदी हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag होता है। साथ साथ आप लोग संकेत भी ध्यान में रखिएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो संकेत आपको याद होना चाहिए। अगर संकेत याद नहीं है तो आपसे एक भी रिएक्शन नहीं पूरा होगा, एक भी रिएक्शन नहीं संतुलित होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे धातु जो उष्मा का सबसे अल्पतम चालक है, यानी कि सबसे कम चालक है, बताइए वैसे धातु जो उष्मा का सबसे कम चालक है तो वह लेड हो जाएगा, यानी कि सीसा। सबसे ज्यादा हम आपको बताएं कि सबसे ज्यादा चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है, और सबसे कम तो लेड यानी कि सीसा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे धातु जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यंत उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है। तो बताइए इसका सही जवाब लेड हो जाएगा, यानी कि सीसा। इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत फ्यूज बनता है वह सीसा का ही बनता है, यानी कि लेड का ही बनता है। लेड का उसमें मिश्रण रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वैसे धातु जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यंत उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है तो वह कौन सा धातु है, तो वह लेड हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वैसे धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है। बताइए वैसे धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है वह कौन सा धातु है, तो सीजियम हो जाएगा। इसका सही जवाब सीजियम। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है कि वैसे अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो वह कौन सा अधातु है। तो हम आपको बताए थे कि धातु यदि पूछेगा तो उसमें पारा होगा, लेकिन अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। इसको आप लोग बार बार ध्यान रखिएगा। हम 3-4 बार रिपीट भी कर चुके हैं अब तक कि अधातु में ब्रोमीन होगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन धातु में पूछ दिया जाए तो पारा होगा, यानी कि मरकरी होगा। तो यहां पर आपसे अधातु पूछ रहा है कि वैसे अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो ब्रोमीन हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। बताइए वैसे अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है उसे हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट कहने का मतलब पेंसिल का नोक, आप लोग जानते होंगे। जो पेंसिल का नोक होता है वही ग्रेफाइट होता है, और वह अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। हम आपको अधातु का परिभाषा क्या बताए थे कि जो विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह अपवाद में होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैसे अधातु जो चमकीला होता है। अधातु के बारे में आप लोग जानते हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन कुछ वैसे अधातु हैं जो चमकीला होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन। उसके बाद अगला है वैसे अधातु जो अत्यंत कठोर होते हैं, तो इसका जवाब हीरा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि वैसे अधातु जो सबसे ज्यादा कठोर है हीरा हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैसे तत्व जो भंगुर एवं अतन्य होते हैं। भंगुर कहने का मतलब कि जो पीटने पर टूट जाए, और अतन्य कहने का मतलब होता है कि जिसे खींच करके लंबा तार भी नहीं बनाया जाता हो। तो जो अधातु होते हैं वहीं भंगुर भी होते हैं और अतन्य भी होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि वैसे तत्व को क्या बोलते हैं जो भंगुर एवं अतन्य होते हैं। तो वैसे तत्व को हम लोग अधातु बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पहले आवर्त में कितने धातु हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहले आवर्त में शून्य धातु हैं, यानी कि एक भी धातु नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में धातुओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे आवर्त में सिर्फ 2 ही धातु हैं, लिथियम और बेरिलियम। ध्यान रखिएगा, Li और Be। उसके बाद अगला नंबर है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे आवर्त में धातुओं की संख्या कितनी है। तो तीसरे आवर्त में 3 धातु हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। सोडियम का संकेत Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है और एल्युमिनियम का Al होता है। आप लोग संकेत भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। लेकिन यदि धातुओं की बात किया जाए तो धातु कितने सारे हैं। तो यहाँ पर 13 धातु हैं। सभी का संकेत यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से यह सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे दिया हुआ है कि आवर्त की संख्या, तत्वों की संख्या और धातुओं की संख्या। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है जो अभी हम आपको ऊपर बताए, यानी कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है जिसमें धातुओं की संख्या 0 है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है और धातुओं की संख्या 2 है। उसके बाद तीसरे आवर्त में 8 तत्वों की संख्या है और धातुओं की संख्या 3 है। उसके बाद चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है और धातुओं की संख्या 13 है। उसके बाद पांचवें आवर्त में आप लोग ध्यान रखिए, कुल 7 आवर्त हम आपको बताए, 5, 6 और 7। तो पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और सातवें आवर्त में 27 तत्व हैं। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव धातु का नाम, यानी कि द्रव धातु का नाम, यानी कि कोई ऐसे धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वह धातु पारा है। यदि अधातु के बारे में पूछा जाए कि द्रव अधातु का नाम, तो ब्रोमीन हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कुछ मुलायम तत्वों के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद अधिक क्रियाशील तत्व का नाम जिन्हें किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, तो सोडियम हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एक ऐसे क्रियाशील तत्व का नाम बताएं जिन्हें किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी कि Na हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जितने सारे भी बेसिक कंसेप्ट थे आज हम आपको यहां पर कंप्लीट करा दिए। अब अगले क्लास में हम आपको क्या बताएंगे उस पर भी थोड़ा एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में तो हम आपको बता दिए कि धातु के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। अब अगले क्लास में हम आपको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस क्लास में जो भी हम आपको बताए, जितना भी कंसेप्ट हम आपको बताए, सब के सब कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। और यदि आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इस बेसिक क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से जान लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।